नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। सिटीजन्स वॉइस शो आपकी आवाज़, जनता की आवाज़, आवाम की आवाज़ है। मैं आपका होस्ट एजे सिंह, आतमजीत सिंह, और एजे सिंह ऑफिशियल मेरे हैंडल का नाम है। आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। जल्द ही अगले साल हम स्पेशल प्रोग्राम्स मेंबरशिप के लिए भी करेंगे। मेंबर्स जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स होंगे, उनके लिए हम पर्सनल प्रोग्राम्स करेंगे। उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी हफ्ते में एक दिन किया करेंगे। आज हम बात करेंगे लेजिस्लेटर जो हमारी पार्लियामेंट है, वो किस तरीके से बिल्स पास कर रही है। आपने देखा अभी हाल ही में वीबीजी राम जी बिल आया, शांति बिल आया। उसमें तमाम तरीके की त्रुटियां थीं जिन पर कोई डिस्कशन, कोई पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। नॉर्मल तौर पर इन लेजिस्लेटिव बिल्स को, जो इतने इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं, उनकी कॉपीज पहले ऑपोजिशन मेंबर्स को दी जाती हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग होती है, उसमें पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रख के उसके बाद उसके ऊपर डिबेट होती है, और डिबेट करने के बाद ही उस बिल को पास किया जाता है। पर यहाँ पर देखा गया कि आप शुरुआत करते हैं वंदे मातरम से, और फिर आ जाते हैं नेहरू पर, और फिर आखिरी 2-3 दिनों में आनन फानन में बिल्स को पास करा दिया जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये किसान बिल से चल रहा है, उससे पहले भी चल रहा है। जब लैंड एक्विजिशन बिल आया था 2015 में, तब से सरकार की मंशा है कि बगैर कोई डिबेट किए, बगैर कोई डिस्कशन किए बिल्स को पास करा दिया जाए, और फिर जब पब्लिक आउटक्राई हो तो उसमें करेक्शंस किए जाएं। इस तरीके से किसान बिल को रिपील किया गया। अब एक नया बिल मजदूरों के लिए, एक वीबीजी राम जी बिल आ गया, जिसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म सरकार को फेस करना पड़ रहा है। ऑपोजिशन पार्टी यूनाइटेड होकर 5 जनवरी से कोई अपना प्रोटेस्ट और नेशन वाइड एक एजिटेशन भी शुरू करने वाली है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमृता जोरी जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमृता जी आपका। आपका सतर्क नागरिक संगठन है, और आप बहुत टाइम से आरटीआई पर, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पर, और अब इसका एरिया वाइडन होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पार्लियामेंट फंक्शन कर रही है और जिस तरीके के बिल्स सरकार पास करा के एक्ट बना रही है। आपने देखा जो हमारी न्याय संहिता है, न्याय संहिता के सारे ओवरऑल सीआरपीसी को, आईपीसी को बदल दिया गया। कोई चर्चा नहीं हुई। और अब जैसे-जैसे चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसे-जैसे केसेस लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो उसका एनालिसिस हो रहा है कि वो ठीक हैं कि नहीं हैं, जो भी नए एक्ट्स आए हैं। पहली बात तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि सरकार इन लेजिस्लेटिव बिल्स की चर्चा क्यों नहीं करना चाहती, और दूसरा ऑपोज़िशन इसको पूरी तरीके से पब्लिक के सामने या जन आंदोलन के सामने क्यों नहीं रख पा रही है? कहीं न कहीं एक गैप है। जब पार्लियामेंट की मीटिंग्स, जब पार्लियामेंट, आप समझिए जैसे विंटर सेशन खत्म हुआ, 15 दिन का विंटर सेशन था, बहुत सारी डिस्कशंस हमने देखी, डिबेट्स देखी, पर उन डिबेट्स का कोई उन बिल से लेना देना नहीं था। और बाद में सभी राजी खुशी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, मिलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तो हमें लगता है कि कहीं हमारे टैक्स के पैसे की चोरी हो रही है, और हमें असली बात नहीं बताई जा रही है। आपका इसमें क्या आकलन है जी? नहीं, देखिए जो विंटर सेशन के 2025 के लास्ट वीक में जो हुआ, मुझे लगता है वो तो अनप्रेसिडेंटेड था। और अगर आप देखें जो ये दो बिल्स का आपने नाम लिया, वीबी जीराम जी और शांति बिल, मतलब कोई सिटीजन नहीं है देश का जिससे कि इसकी लाइफ इम्पैक्ट नहीं होगी। मैं 1 मिनट में दोनों बिल्स के बारे में समझा देती हूँ कि वीबी जीराम जी बिल ने क्या करा कि उसने एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा को रिपील कर दिया, और एक अलग सिरे से उसका डिजाइन है जो बहुत अलग है। नरेगा डिमांड ड्रिवन था, यहाँ पे सरकारें तय करेंगी कि क्या बजट है, उतने बजट में ही काम मिलेगा। वहां पे पूरा एक ऑटोनॉमी थी, डिसेंट्रलाइजेशन थी। यहाँ पे सब कुछ सेंट्रलाइज कर रहे हैं, और मेन चीज यही है कि अब जितना बजट होगा उतना ही काम मिलेगा। पहले जो ये पूरा डिमांड ड्रिवन राइट्स बेस्ड वर्क था वो पूरा खत्म हो गया। अब आप ये सोचिए कि एमजी नरेगा हमारे देश में एक लाइफलाइन है, और खास करके कोविड के समय तो सरकार ने खुद बोला कि अगर एमजी नरेगा और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं होते तो लोग, हो सकता है कि लाखों करोड़ों की तादाद में भूख से मर जाते, बहुत बुरी स्थिति होती। और अब अगर हम देखें कि देश में आज भी 90% जो लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी कि एक दिन काम है, एक दिन काम नहीं है। काम नहीं है तो लोग क्या करते हैं, नरेगा वर्कसाइट पे जाके काम करते हैं कि और कोई काम नहीं मिला। तो एक ये बिल्कुल बैकबोन है। और एक तरीके से एक ये वेज रेट नेगोशिएशन भी है। वो कैसे, जब एग्रीकल्चरल सीजन में जब आप जाके किसानों के लिए काम करते तो आप बोल पाते हैं कि देखिए नरेगा में मुझे कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा, तो आप कम से कम इतना पैसा दीजिए। एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन से आप अपने आप को बचाव कर पाते हैं। अब पूरा नरेगा रिपील कर डाला और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई।
अब का जो हमारे देश की पॉलिसी है वो खुद ये बोलती है, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी एक पॉलिसी है जो 2014 से हमारे देश में लागू है। इनफैक्ट बीजेपी सरकार आने से पहले से ये लागू है, यूपीए सरकार ने ये लागू कर दी थी, जिसमें सीधा लिखा हुआ है कि कोई भी नया कानून लाने से पहले उसका मसौदा पब्लिक में रखा जाएगा, 30 दिन के लिए पब्लिक में रखा जाएगा, सरल भाषा में, खास करके उन लोगों के लिए जिनके ये राइट्स अफेक्ट करते हैं, उन तक आपको जानकारी पहुंचानी है। बताइए किस मजदूर तक जानकारी पहुंची थी कि बीबी जीराम जी आ रहे हैं और पूरा नरेगा खत्म हो रहा है। उसमें फिर लिखा है आप फीडबैक लेंगे लोगों से, फिर आप एक समरी बनाएंगे, फिर आप जाके बिल को लाएंगे। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का तंत्र है, जो हम पूरे दिन सिविक्स की अपनी किताबों में पढ़ते रहते हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आप लोगों से चर्चा ही नहीं करेंगे कि आप क्या बिल ला रहे हैं, क्योंकि आप सरकार चला रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जैसा मन आपका करे आप वैसे बिल्स लाएंगे। और इसमें एक ये इतना मतलब आज मैं सुबह एक पढ़ रही थी आर्टिकल, उसमें बड़े अच्छे से लिखा हुआ था कि क्योंकि ये जो वर्कर्स हैं उनके अधिकारों के खिलाफ है, इसीलिए चोरी छिपे लाया। कोई बढ़िया बिल होता, कोई बहुत अच्छा बिल होता, कोई ऐसा बिल होता कि सब लोग वाहवाही करते, तो तब खूब उसका बैंड बाजा बजा के उसके बारे में खूब चर्चा करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लोगों का फीडबैक इनवाइट करके फिर लाते। ये आप बिल्कुल चोरी छिपे तरीके से, और आप करोड़ों लोगों के आप राइट्स इस तरीके से खत्म कर रहे हैं। दूसरा बिल, शांति बिल। अब लोग सोचेंगे भाई न्यूक्लियर एनर्जी से मेरा क्या लेना देना, मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपने काम पे जाती हूँ, बाकी अपना घर बार चलाते हैं। आपको समझना पड़ेगा शांति बिल में क्या लिखा है। शांति बिल में लिखा है कि अब से प्राइवेट कंपनीज न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में अलाउड है। अब आप सोचिए कल को कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और ऐसा नहीं है एक्सीडेंट्स नहीं होते, भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारे ही देश में हुआ था, फुकुशिमा का डिजास्टर हुआ था जापान में कुछ साल पहले। यदि कोई डिजास्टर हुआ तो उसमें लाइबिलिटी क्या होगी? इसमें इन्होंने लाइबिलिटी कैप कर दी है। इसमें सबसे जरूरी चीज, इसमें इन्होंने बोला है कि कोई भी जानकारी जो भी गवर्नमेंट ना देना चाहे, गवर्नमेंट बोल देगी वो रिस्ट्रिक्टेड जानकारी है, वो आप आरटीआई में से भी नहीं ले सकते। यानी कि अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि देखिए हो सकता है कि किसी एक टेम्परेचर पे इनको मेंटेन करना होता है, आर पार का जो भी पानी है जहाँ पे कि वो वेस्ट छोड़ते हैं, मैं ऐसे में पूछना चाहूँ एज ए ले पर्सन कि भाई सेफ्टी के क्या मेजर्स हैं, फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो बोलेंगे नहीं ये तो सारी रिस्ट्रिक्टेड जानकारी है। और असली में क्या होगा, कल को कोई खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर हो गया तो कोई कोई पता ही नहीं चलेगा लोगों को, कैसे आप जवाबदेही मांगेंगे? ये बिल भी जो कि हर एक की लाइफ को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये जो है ये छोटे सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं जो कि अर्बन एरियाज के अराउंड भी लगेंगे। ये बिल भी बिना किसी चर्चा के, बिना किसी कमिटी को भेजे हुए, बिना पब्लिक कंसल्टेशन करे हुए ये बिल ले आए। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों ही बिल में कोई भी जनहित की बात है। मुझे लगता है दोनों बिल बहुत खराब है हमारे देश के लिए, लोगों के लिए। और अब तो मैं बिल बोले जा रही हूँ, एक्चुअली दोनों एक्ट बन चुके हैं। आप ये सोचिए कि जिस दिन नरेगा को रिप्लेस करने के लिए वीबी जीराम जी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, उसके 2 दिन के अंदर अंदर इसको पास कर दिया। सेम दिन पे सुबह लोकसभा में पास हुआ और रात को 2 बजे इन्होंने राज्यसभा में पास कर दिया। इतनी जल्दबाजी क्यों? इतनी जल्दबाजी? आप आराम से चर्चा करिए। अगर आपको लगता है कि आप एक रिफॉर्म ला रहे हैं, आपको लगता है कि नरेगा 20 साल हो गए, उसका नीड टू रिविजिट, हाँ बिल्कुल रिविजिट कर सकते हैं। वो तो नेशन में एवोल्यूशन तो होती रहती है, पॉलिसीज आती हैं, कानून आते हैं, उनको रिविजिट किया जाता है। पर इस प्रकार से टीयरिंग हरी, और फिर जिस हफ्ते पास हुए सैटरडे और मंडे को दोनों को प्रेसिडेंशियल असेंट भी मिल गया। मतलब मुझे नहीं लगता कि आज तक भी लोगों को समझ भी आया है कि इन बिलों में क्या हुआ है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, और खास करके ये ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल अपना रोल नहीं प्ले कर रही, वरना तो प्राइम टाइम टीवी पे ये डिबेट होनी चाहिए थी कि आप ये कर क्या रहे हैं। और बिल्कुल एक ये गलत फ्रेमिंग की नरेगा इज बैड फॉर इंडस्ट्री, नरेगा इज बैड फॉर डेवलपमेंट। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है किस तरीके से नरेगा के, क्योंकि नरेगा कोई ये नहीं है कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ 100 दिन की गारंटी थी, अब उसको बढ़ा के उन्होंने 125 करे, लेकिन बोल रहे हैं कि हम अपने बजट के हिसाब से देंगे। वो लोगों को एम्पावर करता था कि लोग बोलते थे अगर हम पूरे दिन काम कर रहे हैं ना तो हम मिनिमम वेज लेंगे, हम 50 रुपए में काम नहीं करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि चलो हम तुम्हें शाम का खाना दे देंगे इसलिए हमारा फ्री में काम करो। लोगों को एक राइट मिल रहा था, एक डिग्निटी मिल रही थी, और वो पूरी तरह खत्म कर दी गई। और ये बहुत कंसर्निंग है किस तरीके से बिल्स लाए जा रहे हैं बिना चर्चा के। ऑपोजिशन चिल्लाती रही कि अब तो भेज दो पार्लियामेंट्री कमेटी,
कुछ नहीं माना। और मैं जब देख रही थी पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग, शिवराज सिंह चौहान जी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक लाइन बोली जो मुझे लगता है सबसे खतरनाक लाइन है। उन्होंने बोला जैसा बिल लाए हैं हम वैसा ही पास करेंगे। यानी कि आप तो अपने फरमान जारी कर रहे हैं, ये कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो फिर आप नहीं ला रही है बिल। जी, मैं इसमें 2 चीज़ें आपसे और पूछना चाहता हूँ। हमने बहुत देखा कि सरकार जो है डिस्कशन ना हो, पार्लियामेंट में बिल पास ना कराने पड़े, मनी बिल के द्वारा आर्टिकल 110 के अंडर मनी बिल के द्वारा आप लोकसभा में बिल लाते हैं और राज्यसभा कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। लोकसभा उसको इग्नोर भी कर सकती है, पर राज्यसभा से मनी बिल के द्वारा बहुत सारे बिल्स पास कराए गए, पीएमएलए एक्ट जैसे कि, ईडी की कार्रवाई, जिसमें प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट। आपने लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए उनको कह दिया कि जब तक ईसीआर कि हमारे पास कॉपी है, हम ईसीआर की कॉपी एफआईआर के बेस पे करें या जिस मर्जी बेस पे करें, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर अरविंद केजरीवाल का केस आया और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। तो कहने का मतलब यह है कि मनी बिल के थ्रू बहुत सारे ड्रेकोनियन एक्ट्स को पास किया जा रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल है आधार एक्ट 2016 का, उसको अमेंडमेंट की गई, उसमें पीएमएलए में फाइनेंस एक्ट प्रोविजंस को चेंजेस किए गए, ट्रिब्यूनल चेंजेस किए 2017 में, इनकम टैक्स बिल 2025 में बदला गया। तो ये सारे बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स हैं और ये अंडरमाइन करते हैं हमारे फेडरल चेक्स को, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, क्योंकि राज्यसभा जो है वो लिमिटेड पावर होती है, बट वो रिप्रेजेंट करती है बहुत सारी स्टेट्स को। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, उन बिल्स को अपनी थंपिंग मेजोरिटी से या अपने अलायंसेस के पार्टनर्स के थ्रू एक तरीके से जैसे चंदा इनको मिलता है, ये धंधा देते हैं, वैसी स्टेट्स को भी ये पैसा देते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से उनको उनसे काम लेना होता है। जैसे आंध्र प्रदेश, इनके आंध्र प्रदेश और बिहार पे सरकार टिकी हुई है, तो उनको फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है, यूपी को फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है। पर मनरेगा में अगर आप देखेंगे तो जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, 2022 से मनरेगा की पेमेंट नहीं गई उनको, वो कहते हैं ऑडिट कराइए। यूपी से क्या ऑडिट मिल रहा है उनको अकाउंट्स में? तो ये पक्षपात बहुत सारा हो रहा है, बहुत सारी फेडरल स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं। हेस्टी पैसेजेस जो होते हैं वो इस बात का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स आए थे जिसमें आईपीसी सीआरपीसी को भारतीय न्याय संहिता के द्वारा कर दिया गया रिप्लेस, उसमें बहुत सारी चीजें आई। उसके बाद लेजिस्लेटिव पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट भी है, वो कहते हैं कि मिनिमल टाइम यानी कि 5 मिनट से कम टाइम में बिल्स पास कराए जा रहे हैं। 5 मिनट से कम टाइम में बिल्स पास कराए जा रहे हैं। ये लोकसभा राज्यसभा की रिकॉर्डिंग में लिखा हुआ है। स्टेट असेंबलीज में 44% ऑफ द बिल्स इन 2021 वर पास इन द सेम डे एज दे वर इंट्रोड्यूस्ड। सो जाहिर तौर पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। इसमें एक मामला और जुड़ा है जिसे मैं आपने बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें हम एज पब्लिक, एज टैक्स पेयर्स, हम लोगों को भी तो अख्तियार है उन बिल्स की कॉपीज लेने का या उसकी कॉपीज को आरटीआई के थ्रू प्राप्त करने का। जब ऑपोजिशन कोई बिल्स दिखाए नहीं जा रहे और पास किए जा रहे हैं तो क्या पब्लिक आउटरीच भी इसमें रिस्ट्रिक्टेड है? मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला कि जो प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी है वो सिर्फ ऑपोजिशन की बात नहीं करती, वो तो बोलता है कि आपको पूरा मसौदा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको लेकर आना है, आपको पब्लिक में डालना है और आपको उसमें पब्लिक का फीडबैक लेना है। आपने बनी बिल के कई उदाहरण दिए, मैं एक और उदाहरण जोड़ देती हूँ। जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाए थे उसके लिए भी जो उन्होंने 4 कानून बदले थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरबीआई एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, और ये सारे, इसमें भी ये चारों के चारों बिल को अमेंड करने के लिए मनी बिल से लाए थे। अब उसमें सोचिए कि देखिए मनी बिल तो गवर्नमेंट के पैसे की, ट्रेजरी के पैसे से लेन देन का है। क्या बीजेपी अपना पैसा बढ़ाना चाहती है, अपनी ट्रेजरी भरना चाहती है? क्या वो मनी बिल उससे जस्टिफाई होता है? और वो चैलेंज कि आप किन बिल्स को आप मनी बिल ला रहे हैं वो आज तक पेंडिंग है। अब कंसल्टेशन की आपने बात उठाई, डेटा प्रोटेक्शन कानून जो कि आरटीआई एक्ट को पूरी तरीके से संशोधित करके इतनी बड़ी चोट मार रहा है आरटीआई एक्ट को, उसके जो मसौदे हैं, जो इनिशियल मसौदे थे 3 अलग अलग सालों के, उन तीनों सालों में लिखा हुआ था कि जर्नलिस्ट को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। उसके बाद ये जो बिल एक सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया, सिलेक्ट कमेटी के मेंबर्स ने चिट्ठियां लिखी और ये ऑन रिकॉर्ड है। आप आज भी जाके उनके ट्विटर फीड पे मिस्टर जॉन ब्रिटास वगैरह की आप ढूंढेंगे, आपको मिल जाएंगी चिट्ठियां। वो बोल रहे थे कि कमिटी को फाइनल वर्जन नहीं दिखाया गया डेटा प्रोटेक्शन बिल का। मतलब आप सोचिए, जो कमिटी बनाई गई है पार्लियामेंट द्वारा कि आप लोग बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तो उन्होंने बोला कि उस एक दिन सुबह मीटिंग में आए और उन्होंने बोला ये वाला बिल पास कर दीजिए। तो ऑपोजिशन के मेंबर्स ने बोला हमने तो पढ़ा नहीं है, हमें दिखाइए तो हम पढ़ेंगे फिर हम। वहां पे जो अध्यक्ष थे, क्योंकि वो बीजेपी पार्टी के थे सिलेक्ट कमेटी के, उन्होंने बोला वॉइस वोट से पास हो जाएगा, उनकी मेजोरिटी थी कमेटी में, उन्होंने पास कर दिया।
ये कोई तरीका ही नहीं है। मतलब मेरे को तो कई बार लगता है कि भाई पार्लियामेंट बुलाइए ही मत, आप बीजेपी ऑफिस से बैठ के आप इशू कर दीजिए और बोलिए ये सब चलेगा। और वैसे भी हमने देखा ये लोग कितनी चीजों तो ऑर्डिनेंस के थ्रू ले आते हैं, वेट भी नहीं करते पार्लियामेंट सेशन की। तो ये बहुत एक गंभीर मामला है। और जो एक फर्क है कि मेच्योर डेमोक्रेसीज में जहाँ पे एक बेसिक लेवल का इंस्टीट्यूशनल रिगर है, वो यही है कि इस टाइप की हरकतें नहीं होती कि आप सुबह बिल लाए, उसी दिन पास किया, अगले दिन दूसरे हाउस में गया, वहां पास कर दिया और चौथे दिन अपने प्रेसिडेंट से सेंड करा दिया। दिस इज नॉट एफिशिएंसी, दिस इज एक्चुअली मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये एफिशिएंसी नहीं है, ये तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं कि आप लोगों के प्रतिनिधियों को मौका ही नहीं दे रहे कि वो पढ़ के कुछ अपनी बात रखें। और क्योंकि पार्लियामेंट से कोई चीज पास हो रही है तो बोल रही है ये तो बिल्कुल लेजिटिमेट चीज है, इसमें तो सब पार्टियों की राय थी। नहीं, कोई पार्टियों की राय नहीं थी, सबने वॉकआउट करा था इन प्रोटेस्ट। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि हम देखें कि पार्लियामेंट के पास समय है वंदे मातरम चर्चा में लेने का, पार्लियामेंट के पास समय नहीं है AQI पे चर्चा लेने का। दिल्ली में लोग मर रहे हैं। मैं लैंसेट की कभी स्टडी पढ़ रही थी इसी हमारी बातचीत से पहले। 2022 में 17 लाख मौतें हुई हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन, 17 लाख। और जो प्रीमेच्योर डेथ्स हो रही है ड्यू टू एयर पोल्यूशन, उससे हमारा 9% लॉस ऑफ जीडीपी हो रहा है। चलिए आप ह्यूमन बींग्स की आप लाइव्स के बारे में केयर नहीं करते, कम से कम इकोनॉमिक लॉस के बारे में तो केयर करिए। 1 मिनट चर्चा नहीं हुई AQI पे। इतने बड़े मुद्दे हैं देश के सामने, जीडीपी के जो डेटा इन्होंने अभी सामने रखे उसके ऊपर इतने सवाल हैं क्वालिटी को लेके। IMF ने हमें C ग्रेड दिया है, विच इज द सेकंड लोएस्ट ग्रेड। यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, खुद मानता है कि बहुत सीरियस क्वेश्चन है अबाउट द मेथोडोलॉजी, क्या डेटा कुकअप कर रही है सरकार। इन चीजों पे कोई चर्चा नहीं होती पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में वंदे मातरम पे चर्चा होती है और आखिरी सप्ताह में जब किसी को पता भी नहीं है ये सब बिल्स आ रहे हैं, वो एक सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस निकालते हैं और बिल्स पास कर देते हैं। मुझे तो लगता है कि इस पे जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोगों को ये बातें पहुंच रही हैं उन तक, और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अब हमारी प्राइम टाइम न्यूज नहीं होती। वरना प्राइम टाइम में एक जमाना होता था वेयर नेशन वांटेड टू नो एवरीथिंग, नेशन वुड हैव वांटेड टू नो कि आपने बिल इतनी जल्दबाजी में क्यों पास करा। कोई अच्छा बिल था तो आप आराम से सबके सामने ठोक के बात करते और सबके सामने रखते। अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, हमारे वो राइट्स कह को रहा है। लेकर हो क्या रहा है। बिल्कुल। इसमें एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा आखिर में, ECI ने SIR लॉन्च की, उन्होंने हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट की, हम डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं यूज कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन के बाद से, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। 2023 मान लीजिए, 2023 के बाद से हम उनको यूज नहीं कर रहे। 2025 आते आते SIR होती है और 18% वोट यूपी में काटे जाते हैं। उससे पहले 6.5%, 7% वोट बिहार के इलेक्शन के पहले काटे जाते हैं। 65 लाख करीब वोट काटे जाते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल में वोट काटे जाते हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फिर से यूज किया जा रहा है, और इसका खुलासा जो है एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट से है कि BLO have conducted ground verification to check ordinary residences. If the person was not found an ordinary resident, the duplicate entry was deleted. हालांकि सॉफ्टवेयर was run repeatedly during every annual revision with the ECI sending list to DEOs for re-verification. The same system was followed even before the Lok Sabha election in 2023. तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हलफनामा दाखिल करने के बाद डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परमिशन ECI को मिली, दी, या उन्होंने अपने आप से ये सब कर दिया, क्योंकि 2,89,00,000 वोटों का डिलीट होने की बात आ रही है। जी नहीं, ECI जिस तरीके से काम कर रहा है, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि किसने डिसीजन लिया, मैं तो इससे भी बड़ा सवाल, इससे भी एक ज्यादा फंडामेंटल सवाल, SIR का डिसीजन किसने लिया, हमें आज तक वो ही नहीं पता। हमारी चर्चा भी हुई थी पिछले हफ्ते इसके बारे में कि जब RTI में बोला गया कि आपने जो तय ये किया था जून 2025 में, 24 जून 2025 को आपने तय किया था कि आप देश भर में SIR करेंगे स्टार्टिंग विद बिहार। तो आरटीए में उसकी फाइलें मांगी गई, पूछा गया कि भाई आप जरा दिखा दीजिए कि आपने किसके साथ कंसल्टेशन करा, क्या क्या डिलिब्रेशन हुई। ऐसा पहले तो ECI ने बोला कि हमारे पास ऐसी कोई फाइल नहीं है। फिर फर्स्ट अपील में मैटर गया तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, मिस्टर TC कॉम, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ECI के, उन्होंने लिखित में बोल दिया कि ECI ने कोई ऐसा निर्णय ही नहीं लिया है कि देश भर में SIR किया जाएगा। तो बताइए ये निर्णय किसने लिया? अगर आपके पास फाइलें नहीं है तो वो फाइलें किसके पास है? उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी आती है
जिसमें इंडियन एक्सप्रेस हमें बताता है कि व्हाट्सएप पे ये लोग तय कर रहे हैं फाइनल नोटिफिकेशन। मतलब इतने नॉन सीरियस तरीके से एक जगह तो आप बोल रहे हैं कि 100 करोड़ लोग हमें अपना नागरिक होने का प्रूफ दिखाएंगे, अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ दिखाएंगे, अपना रेजिडेंस प्रूफ दिखाएंगे, पर आप अपनी फाइल नहीं दिखाना चाहते जिसमें आपने ये निर्णय लिया था कि आप एसआईआर करेंगे देश भर में। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये तो अब सर्वेज में दिख रहा है। अभी थोड़े दिन पहले एक सर्वे आया था लोक नीति का कि पब्लिक ट्रस्ट इन इलेक्शन कमीशन इज एट एन ऑल टाइम लो। और देखिए पब्लिक ट्रस्ट जब होता है उसी बेसिस पे लोग आके वोट देते हैं। ईसीआई जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कुछ भी उनसे मांगा जा रहा है, उनसे बोला जा रहा है आप सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, तो बोल रहे हैं कि ये तो इससे तो माँ और बेटियों का प्रिवेसी हनन हो जाएगा। भाई मैं भी महिला हूँ, आप वीडियो लेते हैं, आप फोटो लेते हैं, डालिए ना आप पब्लिक में, ये तो पब्लिक एक्टिविटी है, इसमें कोई प्राइवेट एक्टिविटी थोड़ी ना है। और ईसीआई को जब खुद दिखाना होता है कि देखिए महिला कितने जोर शोर से आके वोट दे रही है, तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती फोटो वीडियो डालने में। उनसे बोला गया आप मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दे दीजिए। आईआईटी कानपुर के ग्रेजुएट है मिस्टर ज्ञानेश कुमार, वो बोलते हैं कि मैं मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दे दूंगा तो आप लोग अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करके लिस्ट बदल देंगे। भाई मैं अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करके कैसे लिस्ट बदल दूंगी? अब पूरा एसआईआर की फाइल नहीं आप दे रहे। एसआईआर में जब पूछा जा रहा है आप क्या डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं नहीं, फिर यू टर्न ले रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हाँ हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद रिपोर्टें आती हैं कि सीईओ बोल रहे हैं कि हमारे तो ऑफिस से कुछ हो नहीं रहा है, सेंट्रली सब कुछ हो रहा है। आई थिंक दीज आर वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन about where is this country headed, how is the election commission of India behaving। और ये भी हमें याद रखना होगा कि जब इन्होंने बिहार के फर्स्ट फेज में एसआईआर में जो इन्होंने 65 लाख लोगों को हटाया था लिस्ट से, वो लिस्ट इन्होंने तब तक पब्लिक डोमेन में नहीं डाली जब तक सुप्रीम कोर्ट इनके पीछे पड़ के उन्होंने नहीं बोला कि आप लिस्ट तो पब्लिक डोमेन में डालिए। और लिस्ट पब्लिक डोमेन में डाली तो क्या निकला कि जिंदा लोगों को मृत घोषित किया हुआ था, जिन लोगों को मृत घोषित किया था वो असली में एक्चुअली कोर्ट में तक पेश किए गए, जो लोग वहां रहते थे उनको बोल दिया कि आप यहाँ से शिफ्ट हो गए। इनफैक्ट मैं एक खबर पढ़ रही थी कि एक दो जगह पे तो पूरा का पूरा वोटिंग बूथ हटा दिया गया था। अभी हमने एक पब्लिक हियरिंग करी थी इस पूरे मुद्दे पे, गुजरात में जहाँ पे डेमोलिशन पहले करी, वहां पे पूरा का पूरा बूथ उड़ा दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था। तो आई थिंक इट इज वेरी कंसर्निंग कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको एक फ्री एंड फेयर रेफरी होना है, वो ना फ्री काम कर रहा है ना वो फेयर काम कर रहा है। और ये आज पूरी देश ये बोल रहा है, ऑपोजिशन पार्टी, लोग, मीडिया जो सुनता देखता है, सबको ये दिख रहा है कि किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है। एक तरीके से लोगों को वंचित किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन से, लोगों को वंचित किया जा रहा है उनके अधिकारों से। और जिस तरीके की आपकी लड़ाई है, उस लड़ाई में अभी तो लड़ाई मुझे लगता है बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि सूचना के अधिकार को खत्म करने की भी कवायद ये सरकार कर रही है। कल को फिर कोई एक नया बिल आ जाए जिसमें सूचना के अधिकार को ही खत्म कर दिया जाए, उस पर हम लोगों को हैरानी अचरज नहीं होना चाहिए। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए अमृता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Wish you a थैंक happy यू। new year. Thank you. Thank you.